आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र स्थान का 17th चैप्टर का पार्ट 2 या पार्ट बी। ठीक है, चैप्टर का नाम है कियंत शीर्षीय। हमने उसके स्टार्टिंग जो 3 पोर्शंस थे, हमने चैप्टर को पार्ट पोर्शन में डिवाइड किया था और 3 पोर्शंस हम इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 4th पोर्शन है वो आता है 18 प्रकार के छह। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किसने कितने प्रकार के छह माने हैं। तो आचार्य चरक 18 प्रकार के छह मानते हैं, आचार्य सुश्रुत 2 प्रकार के छह मानते हैं। देखो, या तो अनुलोमन छह होगा मतलब सीधे डायरेक्शन से, या तो प्रतिलोम छह होगा मतलब रिवर्स ऑर्डर में। इस तरीके से छह की संख्या आचार्य सुश्रुत अनुसार 2 होती है। डिफरेंट आचार्यों का मत जानना कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें ये सारी चीजें है ना आखिरी में अगर पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि याद नहीं आ रहा चरक में क्या था, सुश्रुत में क्या था। लेकिन जब हम गोविंद पारेख साथ में पढ़ते हैं, चरक और सुश्रुत के पॉइंट जहां पर आते हैं वहीं पर अगर रिवाइज कर लेते हैं कि किसने क्या बोला है, तो हमें बार बार रिवाइज करने से वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रह जाती है और कंफ्यूजन जहाँ पे होना रहता है वहां क्लियरिटी क्रिएट होती है। यही मेरी कोशिश है कि मैं आपको आयुर्वेदा को एक इजी वे में डिकोड करके रहूं, और जो हम चीजों को समझने की जगह रट्टाफिकेशन में चले जाते हैं उससे निकाल कर जितना ज्यादा हो सकता है सिंपल वे में अगर उसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर कर अगर समझे तो आयुर्वेदा को इजी बनाना है और हमें अच्छे से क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना है। मैं क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए आपको एम्फोसाइज कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं तो चक्र पाणी लेकर बैठना सही रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है चीजें क्या वहां पर रेफरेंस आ रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी हम यूजी के लेवल की बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के बारे में बात करेंगे, तो हमें यहीं तक अभी चीजें समझनी है, अच्छे से याद रखती चलनी है। ठीक है, आई होप कि आप अभी तक जो हमने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिविजन कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है कहीं की समझने में, या कि आपका ये समझ में नहीं आ रहा या आप ये समझा दो, तो आप फ्री रहो, मुझे कमेंट करके बता दो, या मुझे इंस्टाग्राम पे जिस भी तरीके से मुझे कनेक्ट करना चाहते हो तो फ्री टू कनेक्ट मी, और हम चीजों पे इजी बनाएंगे और जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। पहला क्या था, हमने संख्या आचार्य चरक अनुसार 18, आचार्य सुश्रुत अनुसार 2। तो आचार्य शारंगधर और हारित में मत मानते हैं, तो आचार्य शारंगधर 5 और आचार्य हारित 10। ठीक है, अगर यहाँ पर शारंगधर का 5 नंबर आया है तो चलो इसे भी रिवाइज कर लेते हैं कि आचार्य शारंगधर ने औषध मात्रा औषध मात्रा काल जो बताए गए हैं वो 5 ही बताए गए हैं, तो उसका भी एक रिवीजन हो गया कि 5 शारंगधर के एक और क्या नंबर है, तो औषध मात्रा काल, और हारित अनुसार 10। अब देखो, ये 18 नंबर हमने 6 का पढ़ लिया। अब इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो 3 प्रकार के दोषज, 7 हमारी धातु होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 आपको समझ में आए कि 3 दोषज होंगे, 7 हमारे धातु वाले होंगे और मल 6 के कारण 7 होंगे। और उसके बाद जो एक बचता है दैट इज ओजोज है। हम इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे और आगे चीजों को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 2 तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एक पहला बेस बनाएंगे हम चरक का, दूसरी हम कंपैरेटिव में दूसरे आचार्य ने क्या बोला है ये भी देखेंगे। ठीक है, घटते सहते आचार्य चरक का रस छय का जो लक्षण है, देखो हमेशा मैं बोलती हूँ अपनी संहिता पे अपनी इमेजिनेशन जो बनाना है, हमेशा हमें से वो चीजें देखती रहनी है, ताकि हमें जब क्वेश्चंस करते हुए जब हम चीजों को रिकॉल करें तो हमें वही चीज हमारी आंखों के सामने दिखे। इसलिए मैं ऑडियो बनाना प्रेफर करती हूँ। अगर आपको इससे सहूलियत मिलती है तो भी मुझे बताएं, और अगर नहीं बोल रही आप चाहते हैं कि जैसे अपने सुश्रुत का और गोविंद पारेख की सीरीज में हम ऑडियो की जगह वीडियो पे आ चुके हैं, वीडियो पढ़ा रहे गोविंद पारेख तो हम शुरू से वीडियो पे चल रहा है, गोविंद पारेख हमारी अच्छी खासी चल रही है, रिवीजन साइकिल भी आज दूसरी हो जाएगी। ठीक है, 1 से 10 की रिवीजन साइकिल हो चुकी है, 11 से 20 की हमारी रिवीजन साइकिल आज अपलोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं रस 6 के लक्षण में। रस 6 का एक एनिमेटेड वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे शेयर कर दिया, आपको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगी, वो देख लेना, उससे इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते घटते सहते शब्दम न उच्चय द्रवती शूल्यति हृदय ताम्यति स्वल्प रेष्टासु रस 6, श्लोका नंबर 64। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रस अगर 6 हो जाता है आपके शरीर में, जिसकी वजह से आप कोई भी आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा ही परिश्रम करोगे तो आपको थकावट महसूस होने लग जाएगी। और मनुष्य क्या अनुभव करता है, मनुष्य अपने हृदय को हृदय ताम्यति, हमारे हृदय को हिला हुआ
महसूस करता है। और द्रवते शून्यति और उच्च भाष्यति यानी ऊंचे स्वर को, इसलिए मैंने उस एनिमेशन में एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में क्या देख रहे थे, हेडफोन्स लगे थे। मतलब वो एक बीच में खड़ा था सोसाइटी के, और वो जो सराउंडिंग की वॉइस है वो सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने नॉइस कैंसलेशन के हेडफोन्स लगा के रखे थे, और उसका दिल मैंने हाईलाइट किया था, तो उसका जो दिल था वो पॉपअप हो रहा था। इसलिए पॉपअप जहाँ हृदय होता है, इसलिए हम हृदय ताम्यति वर्ड यूज करेंगे। और द्रवति शून्यते, और सिर के ऊपर हमने क्या बनाया था, उसका एक जीरो बना दिया था, ताकि उससे ये समझ में आए कि शून्यते वर्ड, देखो अल्टीमेटली हमें थोड़ा क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस लगाते रहने हैं। जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रवति शून्यते वर्ड कहाँ आया था, तो जहां शून्य, जहां हमने जीरो मार्क किया, तो वो हो गया हमारा रस क्षय का लक्षण। इस तरीके से आचार्य चरक का पॉइंट हो जाएगा। आचार्य सुश्रुत का पॉइंट देखते हैं, उन्होंने क्या बोला है, तब मैंने उसने वो भी क्लियर कर दिया। रस क्षय, रस क्षय से क्या हुआ, हृत पीड़ा, हृदय ताम्यति यहाँ है, हृत पीड़ा यहाँ है। कम, वो इंसान में इतनी शक्ति ही नहीं है। जब इंसान की शक्ति यहाँ कम होने लग जाती है तब वो कांपने लग जाता है, तो कंप, शोषो और शून्यता, शून्यता वर्ड मिल गया। और तृष्णा च, जो रस धातु है वो हमारी प्रथम धातु है। हम जब आहार रस का ग्रहण करते हैं तो दो भाग में हमारा आहार जाता है, एक तो सार भाग और एक किट्ट भाग। जब सार भाग से प्रथम जो चीज बनती है दैट इज आर रस धातु। रस धातु ऐसे भी समझने में आता है कि जलीय अंश है। जब वो चीज जलीय अंश है, उसकी कमी आ गई, तो क्या हमें तृष्णा होना स्वाभाविक है? बिल्कुल सही। बिल्कुल ज्यादा स्वाभाविक सबसे चीज आती है कि अगर कोई चीज तरल पदार्थ है, हमारे शरीर में तरल पदार्थ है जो कि जल है, अगर उसकी कमी हो रही है, रस क्षय की कमी हो रही है, तो तृष्णा की वृद्धि होगी। और थोड़ी सी ही चेष्टा करने पर हमें क्या देखने को मिलता है, धक धक की ध्वनि देखने को मिलती है, अर्थात घबराहट देखने को मिलती है, पल्सेशन देखने को मिलता है, स्फुरण बोल सकते हैं हम इसे, स्फुरण देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे लक्षण हमें कहाँ मिलेंगे, रस क्षय के मिलेंगे। अब चलते हैं हमारी दूसरी क्षय पे, और वो हमें समझना है श्लोका नंबर 65 से, जो कि है रक्त क्षय के लक्षण। रक्त क्षय के लक्षण में उन्होंने कहा है कि परुषा मतलब क्या होता है, हार्डनेस, स्किन में कैसी आ गई, हमारी स्किन ड्राई, स्केली और हार्डनेस आ गई। स्फुटता मतलब क्रैक्स आ चुके हैं। अगर कोई चीज मुलायम रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, तो क्या उसमें क्रैक्स आएंगे? नहीं आएंगे। क्या उसमें थिकनिंग ऑफ स्किन होगी? नहीं होगी। तो परुषा मतलब हार्डनेस, और स्फुटता जब वो चीज कड़क हो गई तो कड़क होकर फट जाएगी, इसलिए स्फुटता होगा। म्लानता यानी मुरझाई हुई, अब जिसमें सार ही नहीं है, एक एसेंस नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है, तो वो कैसी रहेगी, रुखी रुखी सी रहेगी, झुर्रिया जैसे आ जाती है, मुलायम नहीं रह जाती कोई चीज। और उसमें आगे बोला त्वक रुक्षता, त्वचा कैसी हो गई है, जो हम स्टार्टिंग से समझ रहे हैं कि त्वचा में ड्राइनेस है, रुक्षता है, कठोरता है, इस और त्वचा उसके कारण कैसी हो गई, फट गई है। अगर इसको आपको इमेजिन करना है तो क्रैक हील्स जो होती है ना, उसको इमेजिन करो कि क्रैक हील्स देखो, क्रैक हील्स में क्या देखने को मिलता है हमें, परुषता भी है, स्फुटता भी है, म्लानता भी, रुक्षता भी है, सारे हो जाएंगे हमारे रक्त क्षय के लक्षण। ठीक है, आचार्य सुश्रुत यहाँ पर बोलते हैं कि त्वक पारुषता शिरा शैथिल्यम, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिरा शैथिल्यम मांस में है, रस में है, रक्त में कहाँ है, तो वो हो जाती है हमारी शिरा शैथिल्यम, जो लक्षण है वो मिलता है रक्त क्षय के लक्षण में। और अम्ल शीत प्रार्थना, रक्त है तो वो कैसी प्रार्थना करेगी, आप ऑब्वियसली वहां पे इतनी ज्यादा ड्राइनेस, क्रैक हील्स आप इमेजिन करें, तो वो क्या बोल रहे हैं, अम्ल और शीत की प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि इसके जो एनिमेशंस है, जो आपके लिए विजुअल निमोनिक्स है, वो मैं आपको कैसे लग रहे हैं, और मैं उसको सीरीज को कंटिन्यू करूं या नहीं करूं, तो वो उसके वजह से मैंने अभी इसके इतने ज्यादा निमोनिक्स बनाए नहीं, कि आपका रिस्पॉन्स ऐसा रहा नहीं कि हाँ इसको बनाना चाहिए। तो फिर अभी इस चीज को ऐसे ही लेके समझते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं उसके लिए जरूर उसके विजुअल निमोनिक्स भी क्रिएट कर देंगे। आप चलते हैं, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि श्लोका पढ़ो, श्लोका से क्या होता है, एक वर्ड आने के बाद मैं बोलती हूँ आपकी टंग को आपको कंफर्टेबल कराना है। एक बार आपकी टंग कंफर्टेबल हो गई तो क्या हो जाएगा, वही चीज हम दूसरी बार जब पढ़ेंगे, दूसरी बार बोलेंगे, तीसरी बार बोलेंगे, चौथी बार बोलेंगे, तो वो हमें साइमल्टेनियसली एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड हमारा निकल जाएगा। इसलिए श्लोक श्लोक बोलने से इंटरव्यू में भी थोड़ा इंप्रेशन देखो अच्छा बन जाता है। अगर जो आपका इंटरव्यूअर है
उसको ऐसा लगता है, पैनल जो सेट हुआ है उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपसे मुझे ये चीज सुननी थी और ये चीज हिंदी में बोली और ये चीज श्लोक में बोली। और स्पेशली अगर वो संहिता वगैरह के रहते हैं तो उन्हें है ना श्लोका सुनने की पढ़ने की बहुत ज्यादा, क्योंकि वो संहिता को ही रेफर करते हैं। और जब मैं बोलती हूँ ना, वो भी ऐसे ही मतलब बार बार श्लोका पढ़ने के लिए ही बोलते हैं। तो उस तरीके से अगर ये देखेंगे तो हम आज के लिए नहीं, कल के लिए बहुत अच्छी चीज हमारे लिए बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं मास 6 के लक्षण में। ठीक है, मैं एक बार हमारे पूरे 6 आ जाते हैं, हम फिर से रिवाइज करेंगे। मास 6 के लक्षण में क्या लिखते हैं आचार्य? मास 6 के लक्षण में लिख रहे हैं कि मास 6 विशेषण स्फिग, स्फिग हमारा बटक्स रीजन, स्फिग ग्रीवा हमारा नेक, ओदर हमारा उदर में क्या हो जा रही है, शुष्कता हो जा रही। क्योंकि अगर हमारा मास बढ़ता है, हमारे शरीर में जो फैट डिपोजिशन अगर नॉर्मली देखो आप तो इसी एरिया में होता है, और वहीं पर अगर कमी हो जाती है मास की तो वो शुष्कता भी वहीं देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट लक्षण उसके विमर्श में देखो, देखो ये वाला पोर्शन हम बहुत बहुत अच्छे से सुश्रुत का 3 चैप्टर कर चुके हैं। तभी मैंने आपको बोला था कि दोष धातुमल और एक एक चीजें आपको रिवाइज कराई है। उसको अगर याद नहीं आ रही है कोई भी चीज, या हम चरक देखो, बेस हम चरक का बना रहे हैं यहाँ पे, कि चरक इज अ बेस। ठीक है, लेकिन वहां पर जब हमने सुश्रुत पढ़ी थी तो मैंने आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझाई थी कि एक वर्ड कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है और कैसे हमें वो चीज करनी है। तो वो आपको अपनी कंटिन्यूटी में बना, देखो चीजें समझना सिर्फ एक ही बार है, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ के उसको भूल जाना है। समझ के उसको रटना नहीं है, उसको रिवाइज मारना। एक बार आंखों के नीचे से अगर आप निकाल लोगे ये चैप्टर पढ़ने के बाद, जैसे आपने जब जब मैंने फर्स्ट वाला पोर्शन इसका पढ़ाया था तो मैंने आपको एक एक चीज का क्लिनिकल बेसिस बताया था कि हाँ ये लक्षण आपको ऐसे देखने को मिलेगा, पेशेंट की ये कंप्लेंट रहेगी। तो वो चीज अगर मुश्किल से आपने एक बार भी सुन ली ना, तो आपको दूसरी बार में मैं गारंटी देती हूँ कि हाँ वो याद रहेगी। ठीक है, बस मतलब ऐसा मत कोशिश करना कि यहाँ से पढ़ लेंगे वहां, एक बार क्वालिटी पे ट्रस्ट करके देखो, खुद पे विश्वास करके देखो कि एक बार अपने आंखों नाक कान खोल के एक बार पढ़ने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है फिर मुझे बताना। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो भी आप फ्री टू कनेक्ट में, क्योंकि उससे क्या मिलता है, मुझे थोड़ा बूस्ट मिल जाता है कि हाँ चलो अच्छा लग रहा है बच्चों को, तो मेहनत करते हैं। ठीक है, नहीं तो मेनली तो ये इसीलिए है कि आप लोग को पसंद आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मांस है स्फीरिक ग्रीवोदर शुष्कता, उदर वंक्षण कक्षा पीडिक उदर ग्रीवा शुष्कता, रोक्षितोदेव गात्राणाम सदनम धमनी शैथिल्यम च। इससे पहले हमने शिरा शैथिल्यम पढ़ा था रक्त में, तो धमनी शैथिल्यम आ जाएगा मांस में। आचार्य वाग्भट का भी एक पॉइंट है कि संधि वेदना मासे अक्ष ग्लानि गंड स्फिग शुष्क संधि वेदना, तो हाईलाइट क्या करेंगे, संधि वेदना धमनी शैथिल्यम गात्रणाम सदनम। ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस बहुत बहुत क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर के मिलाएंगे और अभी भी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से हमें करती चलनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेद 6 के लक्षण। अब मेद अर्थात हमारे शरीर का जो सबसे ज्यादा फैट जिसको कहा जाता है वो है, तो वो कहाँ कहाँ जरूरी है, कहाँ हमारा वो ऑयल वो फैट कहाँ जरूरी है। तो संधि नाम स्फुटनम, मतलब जैसे कि नॉर्मल भाषा में अगर आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ी एक एज होने के बाद 50+ होने के बाद लोग बोलते हैं कि मेरे घुटनों का तेल खत्म हो गया। घुटनों में तेल क्या है, साइनोवियल फ्लूइड, अगर हम उसे ना बोले तो मेद बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला संधि नाम स्फुटनम, संधियों में अब जब वो मेद खत्म हो जाता है तो हड्डियां आवाज करने लगेंगी, दैट इज ओनली संधि नाम स्फुटनम। ग्लानी, नेत्रों में ग्लानी आना मतलब मेद के 6 का लक्षण है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि आयस मतलब कि शरीर में उसको थकावट महसूस हो रही है। और तनुत्वम उदरस्य च, जब जिसका पेट पतला हो जाए, उसका जो बढ़ा हुआ पेट है वो पतला हो जाए, तो इस तनुत्वम उदरस्य तब माना जाता है कि हाँ ये इसका मेदक्षय हो रहा है। आचार्य सुश्रुत इसमें बहुत अलग अलग पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि आचार्य सुश्रुत बोलते हैं मेदक्षय में प्लीहा अभिवृद्धि हो रही है। संधि शून्यता, अभी हमने संधि वेदना वर्ड पढ़ा था, संधि शून्यता कहाँ पढ़ रहा है, और मेदुर मास प्रार्थना च, तो मेद 6 प्लीहा अभिवृद्धि, शून्य संधि शून्यता, रोक्शियम मेदुर मास प्रार्थना चा। डेफिनेटली इसका मैं आपको एक विजुअल निमोनिक क्रिएट कर दूंगी और उससे आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आ जाए। वैसे बोलने की ज्यादा प्रैक्टिस बनाओ, क्योंकि है ना विजुअल निमोनिक्स भी एक दिमाग में चीजें रखनी पड़ती है, लेकिन अगर हमने टंग को कंफर्टेबल कर लिया आज कल परसों हमें हमेशा वो चीजें याद रहती ही है।
ठीक है। फिर आचार्य वाग्भट यहाँ पर क्या क्या कहते हैं, उन्होंने प्लीहा अभिवृद्धि वर्ड आचार्य चरक में तो नहीं दिया है, आचार्य सुश्रुत में दिया, तो वो वर्ड उनने भी लिया है। और कृशांगता, देखो मेद क्षय हो गया तो इंसान पतला होगा, तंतुअम उदर होगा तो भी इंसान पतला होगा, संधियों में उसकी शून्यता हो जाएगी। और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, संधिनाम स्फुटनम। ठीक है, समझते चलो चीजें। अब देखो संधिनाम स्फुटनम मेद छह से तो होगा, मज्जा छह से हो सकता है क्या, उसका कोई रिलेशन है वहां पे साइनोवियल फ्लूइड कम होने से कि बोन डेंसिटी कम होने से? वहीं से जहां पर चीजों समझ, एक एक चीज को कोरिलेट करते चलो। जैसे कि हमारे रस छह हुआ था तभी हमें तृष्णा हो सकती है ना, हार्ट का पल्सेशन चेंज हो सकता है, कब कौन सी चीज हो रही है। रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, और 2-3 बार पढ़ के देखो, समझो जो मैं बोल रही हूँ, बस चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अस्थि क्षय के लक्षण। अब अस्थि जो बोन स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर जो धारण करता है, अगर वो चीजें जो भी अस्थि धातु से बनती है उसका क्षय हो जाएगा, केश, लोम, नख, और जो हमारे स्मृशु है, दाढ़ी है, ठीक है, दंत है, ये सारे किससे बने हैं, अस्थि से बने हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, इनका क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और द्विज प्रपतनम श्रम, ठीक है। और फिर संधियों में कैसी हो जाएगी, शैथिल्यम, क्योंकि संधियों का बेस कौन है, अस्थि क्षय, दो अस्थि मिलके एक संधि बनाती है ना। अगर अस्थि का ही क्षय हो गया तो क्या संधियों में शिथिलता ना हो, ऑब्वियसली संधियों में तो शिथिलता होंगी ही। यही आचार्य अष्टांग हृदय भी मानते हैं कि विमर्श में देखेंगे कि संधि शैथिल्यम अस्थि तोदो, ये वर्ड हमको हाईलाइट करना है। चलते हैं श्लोका नंबर 68 पे, मज्जा क्षय के लक्षण। मज्जा क्या है, हमने बोला कि अगर बोन डेंसिटी कम होती दैट इज ओनली मज्जा क्षय। बोन, मज्जा हमारी कहाँ है, बोन के अंदर है, तो अगर मज्जा का क्षय होता है मतलब अस्थि में शून्यता आती है, एक अस्थि है, एक बोन है, उसके अंदर भरी है मज्जा, अगर मज्जा कम हो गई तो वहां क्या आ जाएगी, खाली स्पेस आ जाएगी, अस्थि कैसी हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, बोन डेंसिटी कैसे हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें कि प्रततम वात रोगिणा, जब वो खाली स्पेस आई हमारी बोन के अंदर, जो मज्जा की जगह थी उसमें वहां खाली स्पेस आई, तो वहां पर खाली स्पेस इज अ वात रोग की वृद्धि हो जाएगी, और प्रततम वात रोगणी, ये हो जाएगा हमारा मज्जा क्षय के लक्षण। वहां पे आचार्य यहाँ पर हमें अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि एक तो अस्थि क्या है, वात का स्थान है, ऊपर से वहां पर मज्जा रखी रहती है, और मज्जा भी अगर कम हो गई तो क्या हो जाएगा, अस्थि हमारी खोखली हो जाएगी और वात रोगों की शिकार हो जाएगी। मज्जा के क्षय होने पर अस्थियां कट कट कर गिर रही है ऐसा अनुभव होता है। शीर्यते एव अस्थिनी दुर्बलानी लघुनी च, इंसान कैसा हो जाता है, दुर्बल और लघु हो जाता है, क्योंकि खोखलापन आ रहा है ना। अल्टीमेटली हमने कहा समझा, मज्जा मज्जा अगर खाली होगी तो वात रोग होगा, लघु होगा, इंसान दुर्बल हो जाएगा, और वो क्या हो जाएंगे, उसकी स्ट्रेंथ, मज्जा क्या प्रोवाइड कर रही है, अस्थि को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, अगर उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, किसी इंसान में स्ट्रेंथ है वो 10 घंटे दौड़ सकता है, अगर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो 5 घंटे में गिर जाएगा। उसी तरीके से हमारा व्यक्ति शीर्यते इव च अस्थिनी, ऐसा हो जाएगा, अस्थि कट कट कर गिर रही है, उसको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। मज्जा जैसे क्या हो जाएगा, वो आगे जो बनने वाली धातु है हमारी, जैसे कि शुक्र धातु, वो भी कम हो जाएगी। जब एक चीज से दूसरी चीज कन्वर्ट हो रही है, लेकिन पहली ही चीज अगर हमारी कम होगी तो जो एंड प्रोडक्ट बनना है दैट इज ऑल्सो इन कम अमाउंट, तो शुक्र की अल्पता देखने को मिलेगी। और पर्व भेदो, क्योंकि जब अस्थि में स्ट्रेंथ नहीं है, जब हमारी बोन में स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या हमारे जॉइंट्स में स्ट्रेंथ आएगी, तो पर्व भेदो, अस्थि तो दो, अस्थि शून्यता, ये लक्षण देखने को मिलेगा। अब शुक्र क्षय के लक्षण में क्या मिलेगा, दौर्बल्य, हमारे शरीर में शक्ति की कमी हो जाएगी, मुख शोषस्य, मुख में को सूखापन लगने लग जाएगा, पांडु तत्व, शरीर में केत की धूल के समान वर्ण देखने को मिलेगा, अर्थात पीलापन देखने को मिलेगा। सदनम श्रमः, शरीर में उसको अवसाद अर्थात थकान महसूस होने लग जाएगी। क्लैव्य, शुक्र विसर्गश्च, मतलब उसका मैथुन करते समय, मैथुन के समय जब शुक्र निकलना है, तो जब वो है ही नहीं वो चीज, तो उसका अविसर्गन होगा, अर्थात वो नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी तो कैसा निकलेगा, क्षीण शुक्र से, बहुत ही उसकी मात्रा जो रहेगी वो कम रहेगी।
जो चीज है नहीं, वो बन नहीं रही है, अगर वो काम कौन सा करता है, उसका कब विसर्जन होता है, ठीक है, वो किस चीजों से उसकी ताकत मिलती है, अगर वो लिक्विड स्टेट है तो कहाँ पे ये चीजें होती है, ये सारी चीजें। और दो दो बार तो श्लोक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वीडियो पॉज कर दो और श्लोक पढ़ो। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो, लास्ट टाइम पढ़ रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, श्लोक पढ़ना ही है। क्योंकि आप बोल रहे होंगे कि हमेशा रिपीट टेलीकास्ट में बोलती है टंग को फेवरेबल बनाना है, टंग को फेवरेबल बनाना है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं इसे बार बार बोल रही हूँ तो प्लीज इस पर ध्यान दो। ठीक है, अब सिर्फ इम्पोर्टेंट मतलब सात तो हमारे जो शुक्र तक है, जो छह के लक्षण वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक धातु की। अब यहाँ पर सिर्फ हम वर्डिंग्स पढ़ेंगे कि कौन सी वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट होती है। श्लोका नंबर 70 पे मार्क करेंगे। क्षीणे शक्रति च अंतराणि पीडयन्ति इव मारुतः शुक्रस्य उन्मयन कुक्षी तीर्यव ऊर्ध्व च गच्छति। यहाँ पर पुरीश छह के अगर लक्षण देखने को मिलेंगे कि शरीर में, हमें पता है कि जब हम राजक्षमा पढ़ते हैं तो शरीर का बल क्या होता है, हमारा पुरीश ही शरीर का बल है। लेकिन अगर पुरीश का क्षय हो जाता है तो शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है। अगर इसको ऐसे समझो कि किसी के शरीर में, जैसे किसी ने उपवास रखा, ठीक है, और उसने खाना नहीं खाया, अल्टीमेटली सी बात है, अगर उसने इतना इनटेक ही नहीं निकला है तो उसका स्टूल प्रोडक्शन या स्टूल अमाउंट ऑफ स्टूल वो भी कम निकलेगा। जब चीजें कम हो जाती है, कम पानी पिया, तो स्टूल कैसा हो जाता है, उसका स्टूल उसका हार्ड डार्क ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, वो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मैंने 2-3 दिन लास्ट फास्टिंग रख ली थी तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, अब मेरा मोशन पास नहीं हो रहा है। तो बोलेंगे क्या कड़ी आ रही है आपको मोशन, तो बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब कड़ी आ रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से उसको मतलब इसके शरीर में रुक्षता बढ़ गई। तो शरीर में रुक्षता कब बढ़ती है, जब हमारा पुरुष का क्षय हो जाता है। इसी के कारण अंतराणी पीयति मारुतः, ये वर्ड हम हाईलाइट करेंगे। वायु उदर को टेढ़ा कर देती है और ऊपर को उठा देती है और उदर में तिरछे और ऊपर को चली जाती है, अर्थात नीचे जब उसको मार्ग नहीं मिल रहा है तो वायु कहाँ जाएगी, रुक्ष हो जाएगी, ऊपर नीचे तिर्यक गच्छति करेगी। ठीक है, गच्छति यानी चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पुरुष क्षय का लक्षण। अब चलो मूत्र पे चलते हैं। देखो मूत्र क्षय में एक वर्ड है जिसको अधिकतर हम को रिलेट करते हैं, परिशुष्यति। परिशिष्यति मतलब मुख सूख जाना, और वहां मुख शोषच वर्ड पड़ा था, तो दोनों को मतलब मीनिंग तो सेम है लेकिन वर्ड अलग अलग यूज किया। मुख का सूखना यहाँ भी है, मुख का सूखना वहां भी है। तो मूत्र छह में हमने आचार्य सुश्रुत अनुसार भी पढ़ा था कि मूत्र कृच्छता, जो चीज है नहीं उसे निकालने की अगर कोशिश करेंगे तो वो डिफिकल्टी से निकलेगी और वो कम कम अमाउंट में निकलेगी। दैट इज ओनली आर मूत्र कृच्छ। फिर मूत्र का वर्ण अलग हो जाएगा। इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर क्लिनिकली आप देखें कि अगर ज्यादा ज्यादा वाटर इनटेक करते हैं तो स्टूल का कलर उतना ही लाइट व्हाइट की तरफ रहता है। ठीक है, और जितना कम इनटेक ऑफ वाटर करेंगे उतना ही येलोइश होता है। तो वैवर्ण समझ में आ गया। और अगर मूत्र छह है और पिपासा बाध्यते से क्या समझना है, रोगी को अधिक प्यास लगती है। ठीक है, और उसका मुख सूख रहा है, प्यास अधिक लग रही है और मूत्र तो निकल नहीं रहा है। ठीक है, कोई चीज की कमी है, कोई चीज मतलब मूत्र इज लिक्विड, लिक्विड की कमी है तो उसको प्यास लगेगी। जहां पर रस क्षय भी हुआ था तब भी उसे प्यास लग रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विमर्श में जब देखते हैं तो बस्ती तो दो अल्प मूत्रता, मूत्र छह है तो मूत्र तो कम ही निकलेगा, और उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में मूत्र स्थित है वहां पर कैसा होगा, बस्ती रीजन में होगी वेदना। अब देखो नाक कान नेत्र मुख और लोम के लिए उन्होंने 5 इंद्रियों के लिए उसके छह होने पर उनका जो मल होता है वो कम निकलेगा, उनके जो लक्षण होंगे वो कम होंगे, और शरीर में कैसा लगेगा, शून्यता लघुता शुष्कता, ये लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 में इस पे क्वेश्चन आया है कि ओजो छह के क्या लक्षण है। तो ओजो छह के लक्षण है विभेति दुर्बलो अभिक्षणम ध्यायति व्यथिरिंद्रिय दुष्छायो दुर्मनः रुक्षः शमश्चैव ओजसः छय। आचार्य सुश्रुत ने इसको तीन तीन तरीके से क्लासिफाई कर दिया है कि संधि विश्लेषो गात्र नाम संदम दोष छवनम क्रिया सन्निरोधश विस्तरण से, अर्थात ऊतु विस्तरण स्तब्ध गुणो गात्रा नाम सोफो वर्ण भेदो ग्लानिस तंद्रा निद्राचा व्यापन्नेन, मतलब ओजो व्यापद मूर्छा मास छयो मोह प्रलापो मन मितिचा छयो। अर्थात उन्होंने ओज क्षय के बारे में इस तरीके से क्रमशः 3 प्रकार से उन्होंने उसका विस्तरण व्यापद और 6 तरीके से वर्णन किया है।
लेकिन आचार्य चरक यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप का ओज छह बोलते हैं, और उसमें उन्होंने क्या बोला है कि ओज के छह हो जाने पर इंसान को क्या लगता है, भयभीत हो जाता है, क्योंकि ओज इज अ सार। सार से हम इम्यूनिटी समझेंगे, स्ट्रेंथ समझेंगे। अगर मेरी स्ट्रेंथ कम हो गई तो मैं तो डरूंगी ना। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां मेरे पास स्ट्रेंथ है, तो चार लोग मेरे सामने खड़े, तो मेरे पास अगर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं चारों को मार दूंगी, तब मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी। लेकिन अगर मेरे सामने एक ही इंसान खड़ा है और मेरे में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो मैं तो डरूंगी ना। तो विभेति, डर रहा है इंसान। और क्यों डर रहा है? क्योंकि वो दुर्बल हो चुका है। और अभीक्षणम ध्यायति व्यथिर इंद्रिय, अर्थात उसकी इंद्रिया जो है वो पीड़ित रहती है, और शरीर का जो वर्ण है वो भी कैसा गया है, बदल गया है। विभेति दुर्बलो, पहला वर्ड विभेति, दुर्बलो, अभीक्षणम ध्यायति व्यथिर इंद्रिय, व्यथिर हो गई है। मतलब ऐसे जैसे कि अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट है तो वो आपकी आंख में आंख देख के बात करेगा, इसको ऐसे समझ लो। लेकिन अगर वो ही कॉन्फिडेंट नहीं, तो आपकी आंख में आंख कभी नहीं मिलाएगा, वो इधर देखेगा उधर देखेगा। तो अभी जब भी वो जो छह का लक्षण आया, तो व्यथिर इंद्रिय कैसे समझेंगे, समझ में आ गया। दोषोच है दुर्मनः रुक्षा श्रमश्चेव ओजसा क्षय। ये बहुत इजी पॉइंट था। जब सेकंड ईयर में जब हम लोग ये चीज पढ़ते थे, तब लगता था कि यार जो क्षय का वर्णन तो सिर्फ आचार्य सुश्रुत करते हैं, आचार्य चरक ने तो किया नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं समझना है। यहाँ पर अच्छे से उन्होंने उसका ओज का पूरा वर्णन किया है कि क्या उसके लक्षण हैं, अगर वो गर्भ में उत्पन्न होता है तब कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो श्लोका नंबर 74 पे आएंगे। यहाँ पर उन्होंने ओज के लक्षण दिखाए हैं, ठीक है, कि हृदय तिष्ठति यत्सुद्धम, मतलब वो कहाँ रहता है पहले चीज। तो ओज जो रहता है वो हमारे हृदय में रहता है। और कैसा है उसका वर्ण, रक्त मिशत सपीतकम, रक्त मिशत सपीतकम उसका वर्ण है। अर्थात वो कैसा है, थोड़ा सा लाल है, रक्त है, ईशत मतलब थोड़ा है, पीतकम थोड़ा पीला है, ठीक है, और कुछ सफेद कलर का है। तो लाल, पीला और कुछ श्वेत वर्ण का उसका लक्षण है, ठीक है। इससे क्या समझना है, मैं ना इसको ऐसे बोलती थी, श्लोका नंबर 74 मुझे फर्स्ट ईयर में आते था। वो जो हमारा फिजियोलॉजी का पोर्शन होता है ना, उसमें तो ओजः शरीर संख्या था, तन्ना सन्ना विनिश्यति, तन्ना सन्ना विनिश्यति, ठीक है। तो वैसा नहीं बोलना है ना, ठीक है। तो नाश से मनुष्य का नाश हो जाए, मतलब ओज अगर सार है, अगर सार नहीं रहा आपकी बॉडी में, तो आप बचने वाले हो क्या? आप नहीं बचने वाले हो। दैट इज ओनली ओज सार का नाश होना है, शरीर का नाश हो जाता है। ओजस्तु तेजो धातु शुक्रांता नाम परम स्मृतम, मतलब हमारा ओज एक तेजो धातु के समान है। पूरी शुक्र रस से लेकर शुक्र धातु तक पूरी अनंतर धातु का जो सारभूत बनता है, दैट इज आर ओज। ओज कोई धातु सार भी कहते हैं, ठीक है। ये उसकी वो है ना, रसादि नाम, देखो ये रसादि नाम सुश्रुताचार्य द्वारा, रसादि नाम शुक्रादि नाम धातु नाम यत परम तेजस्तः तू खलु ओजस्तः तदेव। ये वाला जो श्लोक है ना, वो उसको बताता है कि हाँ, रस आदि से लेके शुक्रांत तक की धातु का जो परम तेज है, दैट इज ओनली ओज। ओज कोई सोमात्मकम बोला है। ओज के ही 10 लक्षण जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें सोमात्मकम स्निग्ध शुक्ल शीत स्थिर परम विविध विरिक्तम मधु स्मृतम, जब प्राण प्राणायतनम उत्तमम, बताओ। और प्राणायतनम उत्तम आचार्य शिष्य किसके लिए बोलते हैं? आचार्य शिष्य ये सेम चीज, सेम टू सेम चीज वस्ती के लिए भी बोलते हैं, ठीक है। अब ओज कब बनता है हमारे शरीर में? तो ओज बनता है जब हम गर्भ में रहते हैं। प्रथमम जायते ओजः शरीरे अस्मिन शरीरी नाम सर्पी वर्ण, उसका वर्ण कैसा है? घी के जैसा उसका वर्ण है, मधु के समान उसकी रस है, और लाज के समान उसकी गंध। इतना ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको इस पोर्शन में कि सर्पी वर्ण मधु रसम लाज गंधी प्रजायते, बहुत 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 जगह ये पोर्शन आपको देखने को मिलता है। और इसकी उत्पत्ति में उदाहरण दिया है कि भ्रमरे फुल पुष्पभ्यो यथा संभीयते मधु तदोजसः स्ववर्णाभ्यम गुणे संभ्रियते निर्णाम, अर्थात जिस तरीके से भवरे फल और फूल से रसों को एकत्रित करके मधु इकट्ठा करते हैं, वैसे ही मनुष्य के शरीर में रहने वाले गुण कर्म ओज को एकत्रित करते हैं। इसने मतलब एसेंस बोल दिया ना, क्योंकि वो तो भंवरे जो जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर जाते हैं और अपना एसेंस क्रिएट करके आते हैं जो उनको चाहिए। उसी तरीके से जो मनुष्य की धातुएं हैं, उसके जो गुण हैं, उसमें से जो कर्म से जो बनता है आखिरी एंड प्रोडक्ट, दैट इज ओनली
आर ओज। देखो ओज को है ना पेज नंबर जब 20 पढ़ते हैं हम गोविंद वारिक का, तो पूरा पेज ही पेज नंबर 20 ओज पे है कि किन अच्छा देखो वो, आपको उसके लिए वो वाला वीडियो जरूर देखना है। पेज नंबर 20 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज फॉर ओज, क्योंकि किन आचार्य ने उसे कब किसकी संज्ञा दी है, किसका मल बोला है, किसकी उपधातु बोली है, क्या वर्ण बोला है, कितनी मात्रा बोली है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तो यहाँ पे भी आपको एक बार रिवाइज कर रही हूँ, लेकिन पेज नंबर 20 ऑफ गोविंद पारेख इज सो 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 इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है। ओज को शुक्र की उपधातु आचार्य शारंधर और भाव प्रकाश बोलते हैं। स से सार, स से सार, स से स्नेह भी होता है, तो अष्टांग संग्रह बोलते हैं। ठीक है। और अष्टांग हृदय ने जैसे मल की संज्ञा दी है, और काश्यप आचार्य इसका प्रमाण छह अंजलि बताते हैं। आचार्य चक्र पाणी इसकी दो डिफरेंस मानते हैं, दो प्रकार मानते हैं, पर ओज और अपर ओज। पर ओज की संख्या, पर मतलब एक्सट्रीम ब्यूटीफुल, तो जो चीज ज्यादा अच्छी लगती है वो ज्यादा कम मात्रा में होती है, तो डेट इज 8 बिंदु, उसका स्थान हृदय में रहेगा। और जो अपर ओज है वो आधा अंजलि है, और वो शरीर के सभी भागों में रहेगा। देखो ये पोर्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के रिस्पेक्टिव में भी, और एक एक चीजें कहाँ से क्वेश्चन आ सकती है इसके रिस्पेक्टिव में भी, इसलिए हमें चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने ओज वाला पोर्शन पढ़ लिया, अब ओज का श्लोका नंबर 76 पर यहाँ पर कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से ओज क्षय हो सकता है वो देखते हैं। ठीक है। अगर हम अधिक मात्रा में व्यायाम करते हैं, अनशन करते हैं, खाना नहीं खाते, चिंता करते हैं, रुक्ष अल्प और प्रमित आहार, मतलब रुक्ष आहार खाते हैं, प्रमित खाते हैं, और अगर नपातुला भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमें ओज क्षय होने की, अर्थात ओज क्या है, धातुओं को पुष्टि देगा, फिर उसके बाद हमारी धातुओं को पोषण मिलेगा, तब जाके ओज बनेगा। अगर हम इनटेक ही अच्छी नहीं करेंगे तो वो चीजें बन ही नहीं पाएगी, तो एसेंस तो हमारा बनना अलग बात गया। इन सारी चीजों के कारण, और आहार विहार क्या रहेगा, विहार देखते हैं। तीव्र हवा का सेवन करने से, वातात, है ना, धूप में बैठने से, और जब भी हम किसी चीज से डरते हैं, हम गम में रहते हैं, हम डिप्रेशन में रहते हैं, हम रुक्ष मदिरा वगैरह का पान करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। ठीक है। जब हमारे शरीर में कफ, रक्त, शुक्र और मलों का अधिक मात्रा में निकलना हो जाता है, हमारे शरीर से क्या निकल रहा है, कफ एक्सपेल आउट हो रहा है, रक्त निकल रहा है हमारे शरीर से, शुक्र निकल रहा है एक्सेसिव, और मल का जब क्षय हो जाता है तब भी हमारा ओज क्षय होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है, वैसे अभी तक तो बना नहीं, कि शुक्र और मल का क्षय होने से क्या शुक्र क्षय होगा, इन सारी चीजों की वजह से क्या ओज क्षय होगा, तो उसका आंसर हाँ ओज क्षय होगा। तो कालो भूत उपघातश्च ज्ञात विह क्षय हितवः, अर्थात काल, कालो वर्ड यहाँ पे दोनों चीजों से लिया जाता है। एक तो काल हमारा होता है ऋतु अनुसार, दूसरा काल होता है हमारा वय अनुसार। भूत उपघात यानी जो भूत होते हैं, यानी इसको फॉरेन पार्टिकल्स भी ले सकते हैं, और हमारे जो प्रेत आदि की बाधा से होती है उसके कारण भी, ये सारे कारण जो हो गए वो हमारे ओज क्षय के हो गए। देखो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में मैंने बोला था, और अभी तक हम मेजर पोर्शन इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो बचा वाला पोर्शन है उसको भी अगर अच्छे से करना है ना, तो उसको पार्ट 3 में करते हैं। जब तक आप इससे पढ़ो, अच्छे से समझो, मैं जल्दी ही पार्ट 3 आपको इसमें मिल जाएगा, हम पार्ट 3 में इसको कंप्लीट करते हैं और चीजों को समझ के चलेंगे। बाकी वाला पोर्शन प्रमेय पीड़िका है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एक एक चीज को समझते चलना है। काफी वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो अपन इसको पार्ट 3 में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग आयु प्रेरणा, और मेहनत करके रखो, और मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं आपके लिए जरूर से जरूर इजी क्वालिटी में कंटेंट अवेलेबल करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बस ट्रस्ट करो, हो जाएगा।